नमस्कार दोस्तों। 21 घंटे, 3 देश, 2 दुश्मन और नतीजा उसका निकला ज़ीरो। जी हाँ, इस्लामाबाद में चली मैराथन बातचीत अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन शांति उसके बाद में भी नहीं आई है, क्योंकि दोनों दुश्मन देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़िग रहे। जी हाँ, बल्कि अब जो आ रहा है ना, जी हाँ, वो है जंग का सबसे खतरनाक संकेत। सो गाइस, क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर आकर के खड़ी हो चुकी है, या ये सब सिर्फ एक पावर गेम है? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद की मीटिंग में अंदर क्या हुआ, कौन झुका, कौन अड़ा रहा, अंगद का पैर बनके कौन बिल्कुल डटा रहा, और आखिर क्यों ये बातचीत फेल हो गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बातचीत शांति के लिए थी या फिर सिर्फ अगली जंग के लिए एक थोड़ी सी तैयारी थी? या शक, संदेह, धमकी, दबाव और शक्ति प्रदर्शन के बीच में इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है, वो इतिहास की सबसे संवेदनशील कूटनीतिक घटनाओं में दर्ज की जाएगी। या इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार क्या हुआ इस्लामाबाद में, कौन किस पर भारी पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जंग टली है या फिर टली नहीं है, या फिर ये जंग और भी अधिक भयंकर रूप लेने वाली है। सो गाइस, बीते कल के दिन 21 घंटे नॉन स्टॉप इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हॉल था, वहाँ पर इन तमाम लोगों की मीटिंग कंडक्ट हुई। सो गाइस, यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार भी थे। ग्लोबल वॉर रूम पूरा का पूरा ये जो हॉल था वो बन चुका था। 30 से अधिक देशों के पत्रकार इसमें शामिल थे। 10 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद थे, और 3 बड़े पावर ब्लॉक थे। जी हाँ, अमेरिका, ईरान और रूस। सो गाइस, पाकिस्तान ने वीज़ा खोल दिया था। जी हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं देशों के लिए जो इस खेल का हिस्सा थे, जो इस शांति वार्ता का हिस्सा थे, केवल उन्हीं के लिए वीज़ा फ्री अपने यहाँ पे इसने एंट्री दे रखी थी। सो गाइस, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं है। जी हाँ, ये शायद एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था कि मैं शांति वार्ता करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। जी हाँ, वैसे भी पाकिस्तान इस समय शांति का दूत बन चुका है। जी हाँ, वो देश जहाँ पर आतंकवाद पनपता हो। सोचिए, थिंक अबाउट इट। वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस मीटिंग में ईरान का कहना बिल्कुल साफ था कि हम झुकेंगे नहीं। जी हाँ, आपको याद होगा कि 7 अप्रैल की जो टीस है ना ईरान के अंदर, अभी तक मौजूद है। आपको याद होगा 7 अप्रैल को अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान के 12,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया था। 700 से अधिक स्कूल ईरान के राख बन गए थे उस दिन, और दर्जनों ब्रिज ईरान के इजराइल और अमेरिका मिलकर के तबाह कर चुके हैं। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह हो चुका है। लेकिन सिर्फ 40 घंटे के अंदर ईरान ने 4 टूटे हुए बड़े पुल का दोबारा से रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी, उसको चालू कर दिया। और फिर क्या किया पता है ईरान ने? उस पुल पर ट्रेन चला करके दुनिया को दिखा दिया कि ये सिर्फ एक रिपेयर नहीं था। या ये एक्चुअली ईरान का एक मैसेज था कि हम टूटते नहीं हैं, हम वापस खड़े होते हैं। सो गाइस, ईरान ने एक और चीज़ की कि अपने सुप्रीम लीडर की शहादत को इसने हाईलाइट नहीं किया, बल्कि मिनाब की बच्चियों के वीडियो इसने वायरल किए, क्योंकि वो इस जंग को इमोशन के साथ में जोड़ना चाहता है। जी आप पावर से नहीं, बल्कि पब्लिक सपोर्ट से जीतना चाहता है। सो गाइस, ईरान की जनता इस समय ईरान की सरकार के साथ में खड़ी है। ईरान के साथ में अन्य अलायंस भी हैं जो दिल से इसका इस समय ईरान का साथ दे रहे हैं। सोचिए, बीते कल के दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह, जी हाँ, लेबनान पर इसने क्या करा था? हमला कर दिया था। वो तो आपको याद होगा ना अच्छे से, अभी चंद घंटों पहले किस तरह से इसने तुरंत ईरान ने अपने अलायंस का साथ दिया कि भैया आपने सीज़ फायर की बात करी थी, लेकिन ये सीज़ फायर तो नहीं है, आपने हमला कैसे कर दिया? तो इसे बोलते हैं असली साथ निभाना। और ईरान ने पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है ध्यान दोस्ती का। चलिए अब आते हैं उस जगह पर जहाँ से पूरी दुनिया की सांसें गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ ही सबसे बड़ी वजह है इस जंग के चलने की, और इस मीटिंग के फेल होने की वजह भी यही था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़। क्योंकि ये लाइफ लाइन है, जिसके हाथ में दुनिया की लाइफ लाइन है, उसी के हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल है। क्योंकि इस रूट से दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। और अब ईरान क्या कर रहा है पता है? जहाज़ से टोल वसूलना शुरू करेगा, नया रूट ये अपना तय करेगा, मतलब ये नया रूट अपना तैयार करेगा। और दावा ये किया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं होगा। सोचिए, अगर ये सच में लागू हो गया ना, तो तेल महंगा होगा, गैस संकट आएगा, और दुनिया की इकॉनमी बुरी तरीके से हिल सकती है। आप कल्पना करके देखिएगा कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है दोस्तों, भारत का जो नेशनल हाईवे से जो हम लोग टोल वसूल करती है जो हमारी सरकार, उससे 82,900 करोड़ रुपए का टोल कलेक्ट होता है। केवल इंडिया का बता रहा हूँ, नेशनल हाईवे का। तो सोचिए, 20% तेल एक रूट से गुजरता है, और वहाँ से आपको टोल वसूल करना है।
सोचिए शिप जिसमें क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल से काफ़ी सारी चीज़ें बननी हैं और क्रूड ऑयल हर देश की एक बहुत बड़ी बैकबोन होती है। सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू इस समय ईरान जनरेट करेगा। तो सवाल ये है कि ईरान आखिरकार क्यों नहीं करेगा सरेंडर, जी हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का। उसके पीछे की वजह यही है कि ईरान इस जंग में काफ़ी हद तक बहुत कुछ अपना गंवा चुका है। मैंने बताया ना अभी आपको, 1200 से ज़्यादा इमारतों को तबाह कर दिया, 700 से अधिक स्कूल धराशायी हो गए, दर्जनों ब्रिज गिर गए। तो भैया उसको दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। अमेरिका पहले से अमीर है, तो उसको ज़रूरत क्या भैया, एक काम का तो साइड हो, मुझे भाई न्यूक्लियर पावर तैयार भी तो करनी है अपनी, उस पर मेरा पैसा खर्च होगा। सोचिए, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा अधिकार ईरान ने अब जमा लिया है। रास्ता हमारा है, हम तय करेंगे कि हमें कितना टोल वसूल करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका का राष्ट्रपति दोस्तों वो निकला तोता चने बाजे घना। जी हाँ, एक दिन तो ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान सरेंडर करो, दूसरे दिन कहता कि हम बातचीत करेंगे। चलो बातचीत के टेबल पर आते हैं। बट ईरान ने इस समय इजराइल और ट्रंप के दोनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। सोचिए कमज़ोर देश जिसको हम कहते हैं कि ये छोटा सा मैप में दिखता है, क्या कमज़ोर देश है, क्या करेगा। इस कमज़ोर देश ने दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश को चैलेंज कर दिया, आंखों में आंख मिलाकर के अपनी 3 ही शर्तें सुना दी हैं। भैया शर्तें मान लो, वरना हम इस जंग को आगे 10 साल तक भी खींच सकते हैं, चला सकते हैं अपने दम पर। सोचिए अपने दम पर इसने इतने बड़े बड़े इजराइल पर हमले कर दिए हैं और अमेरिका के जो एयरबेस थे, जो क्राफ्ट थे, कैरे क्राफ्ट थे, उनको राख बना दिया है केवल अपने दम पर। सोचिए एक बार, ट्रंप तीसरे दिन कहता है कि हम हॉर्मुज़ बंद हुआ तो हम उड़ा देंगे, जी हाँ, ईरान को उड़ा देंगे। और चौथे दिन क्या होता है, यही ट्रंप फ्लोरिडा में रेसलिंग मैच देखने पहुंच जाता है। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न नहीं है, ये प्रेशर एक कह सकते हैं कि क्रिएट करने की एक बहुत ही निंजा ट्रिक होती है। लेकिन इस समय ना कह सकते हैं कि जो ट्रंप के हर जो कथन है उसको हर कोई ना काफ़ी हल्के में लेता है, और हल्के में लेना भी चाहिए, क्योंकि ये खुद क्या बोल रहा है इसे खुद नहीं पता है। सोचिए रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से ट्रंप ने अपने आसपास अपने दोस्तों को भी इसने दुश्मन बना लिया है। नाटो के तमाम देश इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है, यूरोपीय संघ के तमाम देश इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आपको अच्छे से पता होगा वो इस युद्ध के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से इसने आबल मुझे मार करा। कहीं ना कहीं ट्रंप की जो सरकार थी, सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता पिछले 1 साल में 4 बड़े प्रोटेस्ट कर चुकी है। ये मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। सोचिए जब जनता किसी सत्ता की सपोर्ट में नहीं होती है ना, तो बड़े से बड़े सिंहासन चंद सेकंडों में धराशायी हो जाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। शायद अगला नंबर हो सकता है अमेरिका का हो। सो गाइस वैसे यहाँ पर अमेंडमेंट चल रहा है, फिलहाल कह सकते हैं 25th अमेंडमेंट कि इसके ट्रंप के खिलाफ यहाँ की कांग्रेस के अंदर, संसद के अंदर एक बिल पास हो चुका है। शायद बहुत ही जल्द ट्रंप अपनी सत्ता गवा भी दे, ये भी हो सकता है। लेकिन चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम इसी टॉपिक पर। अब दोस्तों यहाँ पर असली सवाल ये है, क्या अमेरिका अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना वो दिखता था। सो गाइस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि चीन जल्द ही ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। चीन और रूस पहले से ही ईरान के साथ में था और अब मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस बुरी तरीके से बदल चुका है। इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के फेल होने के बाद, सो अगर इस्लामाबाद की बातचीत सफल हो जाए तो काफ़ी हद तक कुछ सही था। लेकिन अब ये जो बातचीत है ना, ये फेल हो चुकी है और इस समय हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया 2 ढांचे में इस समय बढ़ चुकी है। अगर डील हो जाती तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईरान मिडल ईस्ट का नया बॉस बन जाता, या फिर हो सकता है कि ट्रंप बॉस बने रहता। अगर डील नहीं हुई तो जंग और ख़तरनाक होगी, ये बात तो पक्का तय है। और दोस्तों याद रखिएगा कि असली जंग बम से नहीं बल्कि कंट्रोल से जीती जाती है। और इस वक्त ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, मतलब कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है। दुनिया सोच रही थी कि जंग रुकेगी, लेकिन ये जंग नहीं रुकने वाली। लेकिन असली सवाल ये है कि जंग आखिरकार कौन जीतेगा और दुनिया पर कौन कंट्रोल करेगा। वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और, क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप विनाश काले विपरीत बुद्धि कर रहे हैं, या फिर आपको ट्रंप का हर एक्शन काफ़ी प्यारा लगता है? ट्रंप के बारे में अपने विचार आप मुझको ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।